अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 1 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इसको देखते हैं। ये दो वर्ड से निकला है, एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस है इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक मींस एट रेस्ट। The electron at rest is called electrostatic. सिंपल इसका डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट is called electrostatics। अब बात आती है इसमें कि इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, ये तो हमें इतना पता है कि ये हमारे पास एक चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये भी हमें पता है कि ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है। चार्ज को बेसिकली हम जाहिर करते हैं किस चीज से, Q से हम चार्ज को जाहिर करते हैं। तो यहां से कि जो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मींस इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये चार्ज का जो लफ्ज यूज हो रहा है, चार्ज हमारे पास क्या है। इस चार्ज को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। चार्ज हमारे पास क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है। मैटर पढ़ा है, मैटर हमारे पास क्या है? ये हर वो चीज है जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई कर। एनीथिंग विच हैज मास एंड दैट ऑक्युपाइज स्पेस, इट इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर है, हर वो चीज जिसका वजन हो और वो कोई भी जगह घेरे, ये आपके पास क्या है? ये मैटर है। अब ये जहाँ पर चेयर्स है, बोर्ड है, इसने जगह घेरा है। तो जब जगह घेरा है इसका क्या मतलब है कि ये मैटर है। सबसे पहली बात कि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मींस ये खासियत है। चार्ज किसी भी मैटर का खासियत है कि वो क्या करे। डिफाइन कैसे करेंगे? दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। ये वो खासियत है किसी भी मैटर की, या तो वो अट्रैक्शन करेगा या फिर वो रिपेल करेगा। किस केस में वो अट्रैक्ट करेगा, किस केस में वो रिपेल करेगा, ये चार्जेस का काम है। चार्जेस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। दो चार्जेस होते हैं। अब किस केस में ये अट्रैक्ट करते हैं? चार्जेस जब भी हमारे पास क्या हो, अब प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, यहां से आपको ये लग रहा है कि ये सिमिलर चार्जेस है, एक जैसे चार्जेस है। सिमिलर चार्जेस जब भी होंगे, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर। सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड प्लस माइनस या माइनस प्लस जो डिफरेंट चार्जेस है, मुख्तलिफ चार्जेस है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो हमेशा क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर दो चार्जेस सिमिलर है प्लस प्लस, वो हमेशा रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। और अगर प्लस माइनस, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सिमिलर एक चार्ज का डेफिनेशन है। अब इस चीज से, इस चार्ज से कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। इस एग्जांपल्स का मकसद है हमें किस चीज का कंसेप्ट क्लियर करना? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब ये है कि इस चार्ज से हम अट्रैक्शन कैसे करते हैं, रिपल्जन कैसे करते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल के कोई भी लॉक है, फर्ज कर कोई लॉक है दरवाजे का। आप एक चीज अक्सर महसूस करते हैं, कोई लॉक हो, कोई भी चीज हो, आप अक्सर क्या करते हैं? जब किसी चीज को हाथ लगाते हैं आपको करंट लगता है, करंट फील होता है खुद ब खुद। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो बॉडी है, वो जो लॉक है, वो चार्ज्ड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड भी कहते हैं। इसी तरह आपके पास हम एग्जांपल लेते हैं किस चीज का? कॉम्ब। कॉम्ब मींस कंघी। अब एक कंघी आप उठाए, कोई भी कंघी है। अब इस कंघी में हम क्या करते हैं? ये बचपन से
करते आ रहे हैं कि अगर कोई कंघी हो आपके पास, इस कंघी पे आप क्या करते हो, काम करते हो, फ्रिक्शन करते हो, रगड़ देते हो, आपने बाल सही करना है। आप जैसे इस कंघी को सर पे लगाते हैं, इसके बाद अगर आप इसको किसी भी पेज या पेजेस के टुकड़ों के करीब ले आएंगे तो ये पेजेस इस कंघी पे चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिफिकेशन का। इस केस में हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये पेजेस जो है वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? वो इसलिए कि जब इस कॉम्ब पे आप बाल सही करते हो, इसका मतलब है फ्रिक्शन देना, रगड़ देना। इस चीज से, चूंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है स्टार्ट में, इस चीज से इसमें चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। कौन से चार्जेस अपीयर हो जाते हैं? प्लस माइनस चार्जेस अपीयर हो जाते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल है ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ। एक रॉड है आपके पास, ग्लास का है, और एक कपड़ा है, क्लॉथ है, सिल्क का है। तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी रॉड हो और कोई भी सिल्क क्लॉथ हो, आप उन पे फ्रिक्शन कर लो, उसमें आप कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कर लो। इसका ये मतलब है कि आप इसमें कौन सा वर्क करोगे? रबिंग। आप उन दोनों को रब कर लो। जब आप उनको रब करते हो, इस रबिंग से भी इस पे हमारे पास ये कोई भी एक सिल्क क्लॉथ है, इस पे चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। जब चार्जेस अपीयर हो जाते हैं तो ये सिल्क क्लॉथ आकर इस रॉड पे चिपक जाता है, ये दूसरे दोनों के करीब आ जाते हैं, मींस ये अट्रैक्ट करते हैं। एक केस इसमें रिपल्जन के हवाले से भी है कि ये किस केस में रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, रिपल्जन करते हैं, कि अगर आप ग्लास रॉड को रब कर लो, रबिंग के बाद अगर आप दो ग्लास रॉड को एक साथ रखो, एक ग्लास रॉड ये है, एक ये है, अगर सिर्फ एक ग्लास रॉड को आप रब कर लो, फिर दोनों ग्लास रॉड को आप एक साथ रख लो, तो इस केस में ये रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। जो प्रोसेस यहाँ पर होगा इस केस में वो इसको रिपेल करेगा। ये सिंपल एग्जांपल है इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, या चार्ज के बारे में, या अट्रैक्ट के बारे में, या रिपेल के बारे में। एक और एग्जांपल है प्लास्टिक रोड। एक रोड है आपके पास, वो प्लास्टिक का है, एक रोड है आपके पास, वो ग्लास का है। अब इसमें करते क्या है, सिंपल वही इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं कि अगर इन दोनों को आप रब कर लो, इन दोनों को आप रब कर लो, प्लास्टिक रोड और ग्लास रोड को अगर आप रब कर लो, तो होता क्या है कि इसमें चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। अगर इन दोनों के चार्जेस, फर्स्ट के चार्जेस फर्स्ट कर इसमें पॉजिटिव है, सेकेंड रॉड में आपके पास नेगेटिव है, इस केस में ये एक दूसरे के करीब जाएगा, मींस ये अट्रैक्ट करेगा। और अगर दोनों पे सिमिलर चार्जेस हो, एक रॉड पे प्लस हो, दूसरे पे भी प्लस हो, इस केस में ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, मींस ये रिपेल करेंगे। ये भी सिंपल एग्जांपल है इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे से या अट्रैक्शन और रिपल्जन के हवाले से। स्टार्ट चार्ज से हमने लिया है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमने कवर करना है किस चीज को? चार्ज को। सेकंड चीज किस चीज को कवर करना है? इनकी प्रॉपर्टीज को। चार्ज एंड इनकी प्रॉपर्टीज कवर करना, ये हमारा यहाँ पर जो टास्क है वो यही है। चार्ज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि चार्ज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लगातार कर रहे हैं कि अट्रैक्ट या रिपेल करना, एग्जांपल्स कौन से है वो हम साथ साथ हमने कर लिए हैं। इसके बाद ये है कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज की मौजूदगी में, चार्ज की मौजूदगी में क्या होता है? चार्ज की मौजूदगी में ये हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स को फील करता है, एक फोर्स को महसूस करता है। कब? किस चीज में? चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो या चाहे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो। इस पॉइंट का ये मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज द फोर्स एक्सपीरियंसेस, फोर्स फील होता है, फोर्स महसूस होता है व्हेन इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
अब हमने यहाँ पर एग्जांपल किए हैं कि हमने चाहे कॉम्ब लिया हो, कंघी हो, ग्लास रोड लिया हो या प्लास्टिक रोड लिया हो, हर जगह आपने ये देखा होगा कि हम उनको रब कर रहे थे। द चार्ज विच इज क्रिएटेड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, वो चार्ज जो पैदा होता है कब, जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप रब करते हो एक दूसरे के अगेंस्ट, जब आप रब करते हो उस चार्ज को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप रब करते हो एक दूसरे के मुखालिफ, उसको हम सिंपल स्टैटिक चार्ज कहा जाता है। इस चार्ज पे जो स्टैटिक चार्ज है या जो आप रब कर रहे हो, इस चीज पे एक साइंटिस्ट ने काम किया था। इस साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकलिन ने इस पे काम किया था। एक और पॉइंट इसमें यह है कि हमने पढ़ा है चार्ज या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इतना भी हमें पता है कि अगर आपके पास कोई चार्ज नेगेटिव हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी हो चार्ज की जिसमें वो अट्रैक्ट कर रहा हो, रिपेल कर रहा हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो, मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हो, इलेक्ट्रॉन्स कम हो, इसका ये मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो, वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। और जब भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी में हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उस केस में वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये इसके की पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। इसके बारे में मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि जो सिमिलर चार्जेस है सिंपल उसको लाइक चार्जेस कहते हैं, जो आपके पास डिफरेंट चार्जेस है उसको अनलाइक चार्जेस कहते हैं। कि अगर आपके पास लाइक चार्जेस हो, लाइक चार्जेस मींस सिमिलर हो, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस। अनलाइक चार्जेस जो डिफरेंट हो, जैसे कि प्लस माइनस माइनस प्लस। लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, एक जैसे चार्जेस। ये हम पढ़ चुके हैं कि सिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जो अपोजिट चार्जेस है प्लस माइनस या माइनस प्लस, अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। ये है लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक एंड अनलाइक चार्जेस में ये है कि अगर वो सिमिलर चार्जेस हो वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। दूर भागना मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जब दूर भागते हैं, दूर भागने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आसपास फैल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो रही है। चूंकि वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे मींस उसकी तादाद बढ़ रही है, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे मींस वो एब्जॉर्ब गेन हो रहे मींस तादाद ज्यादा है, वो एक्सेस में है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, वो एक्सेस में होते हैं, तो आसपास किसी भी चीज को जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो वो उसको क्या करते हैं, अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। मींस क्या करते हैं वो, इस केस में कहते हैं कि दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और जब अनलाइक चार्जेस हो मींस प्लस माइनस माइनस प्लस, जिस केस में अट्रैक्शन होती है, इसका ये मतलब है कि जब प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज आपस में मिल रहे हैं। तो चार्ज मिल रहे होते हैं तो चार्ज यूज्ड हो रहे हैं, जाया हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अनलाइक चार्जेस में वो चार्जेस, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो लॉस्ट होते हैं। लाइक चार्जेस में जो प्रॉपर्टी होती है, अनलाइक चार्जेस में जो प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड, इस चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ रहे हैं, चार्ज आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास
स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो चीज है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, चूंकि ये मूव जब करते हैं तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोई खास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ इतना पता होता है कि ये कितना चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इसलिए ये आपके पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का यूनिट क्या है? एक तो चार्ज का जो सिंबल है, चार्ज को हम Q से जाहिर करते हैं। यूनिट इसका क्या है? इसका यूनिट हमारे पास क्या है? कूलम। कूलम को आप किस चीज से जाहिर करोगे? C से हम इसको जाहिर करते हैं। अब हम कहते हैं कि इस चार्ज की वैल्यू क्या है, तो हम कहते हैं कितने कूलम का चार्ज है। 5 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, तो हर जगह आपको कूलम सुनाई देगा। कूलम मीन्स किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट है इसके प्रॉपर्टीज में कि जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसको कहते हैं। इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर इनसाइड द एटम, ये एटम्स के अंदर होते हैं, इसलिए इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अब ये वैल्यूज है की पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिहाज से भी है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है, एक इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने कूलम के चार्जेस होते हैं। C मीन्स कूलम, कूलम मीन्स हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम के चार्जेस होते हैं। और अगर कोई पूछे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम में या एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम में 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमें पता है कि वो हमेशा क्या होता है, किसी भी एटम में वो इक्वल होते हैं। ये था हमारे पास चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कूलम्स लॉ, कूलम चूंकि क्या है हमारे पास, कूलम साइंटिस्ट का नाम है। ये जो कूलम है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कूलम किस चीज का यूनिट है? चार्ज का यूनिट है। तो कूलम क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है, तो लाजमी बात है कि कूलम ने किस चीज पे काम किया होगा? कूलम ने चार्ज पे काम किया होगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ आसान अल्फाज में ये कहता है कि आपके पास कोई भी दो चार्जेस है, Q1 एंड Q2, दो चार्जेस हैं। अब ये दो चार्जेस क्या करते हैं? ये या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। ये जब अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ये हमेशा किसी खास फोर्स के जरिए, फोर्स लगता है इस पे, जिसको अगर वो अट्रैक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये दोनों चार्जेस किसी खास फोर्स से रिपेल करेंगे फिर उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्जन। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको हम जाहिर करते हैं किस चीज से? R से जाहिर करते हैं डिस्टेंस को। तो अब इसको सिंपल देखना है कि कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ हमारे पास ये कहता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस में या तो वो किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या फिर वो किसी फोर्स से रिपेल करेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी आता है तो हम एक साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लगाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, इस पॉइंट से आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट हो, उस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में आप किस तरह कन्वर्ट करते हो। तो हम कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस,
कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना, मींस इन दोनों चार्जेस के दरमियान जब कुछ ना हो तो वो क्या शो करता है, मल्टीप्लिकेशन शो करता है। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद करते हैं एंड कि जो यही फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली के लिए भी आप यही सिंबल ही लगाते हैं। फर्क ये है कि जो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट को हम सामने लिखते हैं और इनवर्स को हम हमेशा 1 में लिखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये इनवर्स रिलेशन पे है जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है जिसको हमने r से जाहिर किया है उसका स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, डिस्टेंस। इस स्टेटमेंट से हमने ये दो इक्वेशंस बना लिए हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपके पास अब ये दोनों फोर्स एक जैसे हैं, लेफ्ट साइड अगर एक जैसे हो, आप उसको दोनों को कंबाइन करके, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आप जब एक साथ लिखते हो तो आप इन दोनों को भी एक साथ लिखते हो Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको खत्म करते हैं। उसको खत्म करने का तरीका क्या है कि हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं तो ये साइन खत्म हो जाता है। तो बच गया Q1 एंड Q2 r स्क्वायर। यहां पर जो k यूज हुआ है, k को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ये k जो यहाँ पर यूज हुआ है इसको कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इस पे कूलम्स में काम किया है तो इसको कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। एक पॉइंट इसमें ये है डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का ये मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज बढ़ता है, एक चीज इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है। अगर एक चीज कम होता है तो दूसरा भी कम होगा। ये कि इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मींस इनवर्स निकालना, इनवर्स अपोजिट, उलट, कि अगर एक चीज ज्यादा है दूसरा कम होगा, अगर दूसरा ज्यादा है तो ये कम होगा। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। अब इस k का मतलब है कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट k है, k की वैल्यू है। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, k की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये k की वैल्यू है। यहाँ पर एक वैल्यू तो कांस्टेंट है वो हमने लिख ली है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आया है, ये यूनिट निकालना आसान काम है, सिर्फ फार्मूले से आपने निकालना है। अब इस फार्मूले से आप यूनिट कैसे निकाल सकते हो, हम बात कर रहे के का यूनिट निकालना है। तो जब के का यूनिट आपने निकालना है, के को आप एक साइड पे करते हो, r डिवाइड हो रहा है, उधर आकर r मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाकर ये हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ पर रह गया k। अब k का हम यूनिट निकाल रहे हैं कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। r मींस डिस्टेंस, फासले को हम मीटर में लिखते हैं। r का स्क्वायर है तो हम इसको कहते हैं मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज को हम लिखते हैं कूलम में। तो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो इसका भी यूनिट कूलम है, इसका भी कूलम है। कूलम जब मल्टीप्लाई होगा तो कूलम स्क्वायर। ये है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये था हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में एक पॉइंट ये है, लास्ट जो पॉइंट रहता है उसमें एक है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म में। दूसरा है इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस पे फोर्स का क्या इफेक्ट है। इसको देखने से पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं k की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k का मतलब यहाँ पर क्या है, ये k कहाँ से आया है, ये k इस फार्मूले से आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आपको नया नजर आ रहा है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली आया है इस चीज से। इस E को हम कहते हैं
एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन ई को कहते हैं, ये कांस्टेंट यूज हुआ है यहाँ पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब आप वैल्यूज पुट करते हो तो हमारे पास ये चीज आता है। हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं जो कोर्स में है कि एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर फार्मूला है। यहाँ पर एक चीज है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं कि जब हम फ्री स्पेस के बारे में सिंपल बात करते हैं। एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं, एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम है, इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, इसको एप्सिलॉन आर भी कहा जाता है। इस एप्सिलॉन आर का मतलब ये है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये है कि जो दो चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या है, मींस वो जरिया क्या है, क्या पड़ा हुआ है। इसका मतलब है मीडियम क्या है, या तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगा। फ्री स्पेस से मतलब आपके पास जैसे कि एयर है, वैक्यूम है, मींस या एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स बाद में पढ़ते हैं। समझाने का मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का ये मतलब है कि एक फ्री स्पेस है और एक के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये मतलब है कि हमारे पास क्या हो, अदर देन फ्री स्पेस हो, मींस फ्री स्पेस ना हो, एयर और वैक्यूम ना हो, इसके अलावा कोई भी मीडियम हो, कोई भी चीज आप रखो, उस चीज को हम कहते हैं अदर देन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अलावा जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, या इस चीज को हम इंसुलेटिंग मटेरियल भी इस चीज को हम कहते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर से निकला है वो चीज जिससे करंट पास नहीं होता, तो इसको इंसुलेटिंग मटेरियल भी कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मकसद बताने का, एप्सिलॉन तो ये कहाँ से आया है, ये इस फॉर्मूले से आया है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हर वो चीज जो अदर देन फ्री स्पेस हो उसमें भी एडजस्ट हो सकता है, या इंसुलेटिंग मटेरियल हो, ये आपके पास आता है एप्सिलॉन आर में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, एप्सिलॉन होता है। हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन की जगह उसका फार्मूला पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, लेकिन आपको फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट नजर आता है, एप्सिलॉन आर नहीं होता। वो इसलिए कि जब आप फ्री स्पेस की बात करते हो, मींस फ्री स्पेस एयर हो या वैक्यूम हो, इस केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो वो 1, इसकी जगह अगर आप 1 लिखो तो 1 जब एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होता है तो वापस हमारे पास क्या बच जाता है, एप्सिलॉन नॉट बच जाता है। ये था कूलम्स कांस्टेंट के बारे में। अब इसमें एक चीज हम देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना। वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये मतलब है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो, सिमिलर चार्जेस हो, Q और Q, अब इसमें ये है कि इस पे जो ये Q1 है, फर्ज करें ये Q2 है, अगर इस पे जो फोर्स लगता है, फोर्स क्या करता है, जो पहला चार्ज है वो दूसरे पे, पहला चार्ज है वो दूसरे पे फोर्स लगाता है। अगर इस साइड से आप देख ले कि ये क्या करता है, चूंकि सिमिलर चार्जेस है, जो दूसरा वाला चार्ज है वो पहले चार्ज पे फोर्स लगाता है। हम वेक्टर फॉर्म इसकी देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जब पहला दूसरे पे फोर्स लगाएगा, चूंकि चार्जेस प्लस प्लस है, सिमिलर चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो क्या करता है, ये फोर्स इस फोर्स को रिपेल करेगा कुछ खास फासले पर, वो फासला r12 होगा। अगर यहां से आप देखेंगे तो चूंकि जब 2
1 पे फोर्स लगाएगा, चूंकि सिमिलर चार्जेस है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये बजाय अट्रैक्ट होना ये भी रिपेल दूर भागता है, उस तरफ फासला तय करता है, हार 2-1 होगा। ये हार मीन्स यहाँ पर क्या है, ये इसका डिस्टेंस है। ये जो आर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इसका क्या है अभी आगे पता चलेगा। अगर ये दो चार्जेस हो प्लस क्यू या माइनस क्यू, अब ये अपोजिट चार्जेस है, यह हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का ये मतलब है यहाँ पर कि अगर पहला चार्ज है दूसरा चार्ज है, यहाँ पर ये फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है, तो वो चूंकि अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस इसी डायरेक्शन में क्या होगा, जब ये इस पे फोर्स लगाता है तो ये इस तरफ क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है, वो इस तरफ आ जाता है। और अगर 2-1 पे फोर्स लगाए, दूसरा चार्ज 1 पे फोर्स लगाएगा, तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो इसको इस तरफ ले आएगा, तो ये भी इस तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये इस तरफ आ जाएगा और ये जहाँ लगाओगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को इस केस में अट्रैक्ट करते हैं। ये आपके पास क्या है, इसका ये मतलब है, एक तो आर हम यूज कर रहे हैं कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस आर को हम आर कैप से जाहिर करते हैं। इसको आर कैप से इसलिए जाहिर करते हैं, कैप जब भी यूज होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कैप यूज होता है यूनिट वेक्टर के लिए, कैप आर कि ये किस तरफ जा रहा है। दूसरी चीज कि इसमें जो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर में ये रिपेल होता है। जितना फोर्स ये लगाता है उतना ये लगाता है, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि अगर फोर्स 1-2 लगे या फोर्स 2-1 पे लगे, दोनों फोर्सेस एक होते हैं। चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम एरो लगा रहे हैं क्योंकि हम लिख रहे हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। जितना फोर्स यहाँ पर लगेगा उतना फोर्स यहाँ पर लगता है, जितना फोर्स 1-2 पे लगाता है उतना ही फोर्स 2-1 पे लगाता है। फर्क सिर्फ क्या होता है कि एक फोर्स एक डायरेक्शन में होता है, दूसरा अलग डायरेक्शन होता है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखना। लास्ट पॉइंट है कूलम्स लॉ के हवाले से, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स आपके पास क्या है कि आपके पास अगर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इसके दरमियान कोई भी मीडियम है अदर देन फ्री स्पेस, इंसुलेटिंग मटेरियल है, फ्री स्पेस ना हो, एयर और वैक्यूम ना हो, तो उसको हम जाहिर करते हैं एफ डैश से। अब एफ डैश क्या है, फोर्स का जो फार्मूला है, हमें सिंपल वो लिखना होगा। फोर्स का जो फार्मूला है वो है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अदर देन फ्री स्पेस, मींस इसके साथ क्या होगा, एप्सिलॉन आर भी होगा। जब इंसुलेटिंग मटेरियल हो, फ्री स्पेस के अलावा कुछ हो, उसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। बाकी फार्मूला आपके पास यहाँ पर क्या है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दूसरा है अगर कोई भी दो चार्जेस हो आपके पास और उसके दरमियान मीडियम फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस मींस कोई एयर हो, वैक्यूम हो, मीडियम ये हो, उस केस में फोर्स को हम लिखते हैं F। तो उस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ होगा, क्योंकि फ्री स्पेस में एप्सिलॉन आर हम नहीं लिखते, वो इसलिए क्योंकि फ्री स्पेस में एप्सिलॉन खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्री स्पेस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो ये एप्सिलॉन नॉट ही यहाँ पर रह जाएगा। ये है आपके पास फोर्स। ये फोर्स एफ डैश है जब फ्री स्पेस ना हो, कुछ और हो। ये फोर्स जब फ्री स्पेस हो। तो इसमें आपसे ये पता चल रहा है कि अगर आप यहां से कंबाइन करके देखो ये चीज, अगर यहां पर आप देखो ये एफ डैश, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम फोर्स लिखते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं। तो ये 1 एज इट इज रह जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे एप्सिलॉन आर रह जाएगा, और यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखते हैं,
फोर्स लिखते हैं। ये F डैश उसी तरह है एज इट इज। अब क्या करते हैं, F को 1 से आप मल्टीप्लाई अगर कर लो तो ये हो जाएगा F अपॉन एप्सिलॉन R। अगर आपको एप्सिलॉन R चाहिए तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन R इस ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और F डैश नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये एक फोर्स आपके पास कब है कि जब आपके पास फ्री स्पेस हो। दूसरा फोर्स आपके पास कब है, जब अदर देन फ्री स्पेस हो। यहां से भी आप एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन लिख सकते हो। डिवाइड हो रहा है मींस रेशियो में है, द रेशियो ऑफ द फोर्स व्हेन द मीडियम इज फ्री स्पेस to the force when the medium is other than free space, it is called epsilon r। यहां से एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट समझ आएगा आपको कि फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन में, फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन में। न्यूटन और न्यूटन कट जाता है, इसका ये मतलब है कि एप्सिलॉन आर का कोई भी यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग को सारा क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। थैंक यू।